ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कुछ ऐसा ही है। न्याय पर आधारित जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है, वह नहीं चाहते थे कि उनकी यह योजना राजनीतिक स्वार्थ के चलते समाप्त हो जाए। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के द्वारा नैतिकता से पूर्ण जीवन पर बल दिया। प्लेटो किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहता था कि उसकी शिक्षा व्यवस्था, जिसे नैतिक कर्तव्यों से पूर्ण समाज का निर्माण हो रहा है, वह विपरीत वातावरण से नष्ट हो जाए। अर्थात व्यक्ति परिवार व संपत्ति के मोह में फंसकर निजी स्वार्थ के लिए कर्तव्य की अवहेलना ना करने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने एक नई सामाजिक व्यवस्था की कल्पना कर दी, जिसमें साम्यवाद के दो रूप हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। ये दोनों सिद्धांत सिर्फ संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग पर ही लागू होते हैं। प्लेटो का मानना था कि संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची और ईर्ष्यालु बना देता है, जिससे राज्य की एकता और न्याय प्रभावित होती है। इसलिए प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति रखने का निषेध करता है, अर्थात संरक्षक वर्ग निजी संपत्ति नहीं रख सकते। संरक्षक वर्ग का ना तो कोई अपना घर होगा और ना ही कोई संपत्ति। इनको सार्वजनिक भोजनालयों में ही खाना चाहिए तथा आप कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से ही रहना चाहिए, अर्थात कोई निजी घर की जगह सामूहिक घर में निवास करना चाहिए। अरस्तु ने आलोचना में कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम आशा अनुकूल नहीं हो सकते हैं। आइए अब हम परिवार या स्त्रियों के साम्यवाद को समझते हैं। प्लेटो संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक व शासक वर्ग के लिए संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार रखने का भी निषेध करता है। प्लेटो का यह मत था कि यदि संरक्षक वर्ग से कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कराना है, तो उन्हें संपत्ति के साथ साथ परिवार व स्त्रियों से भी मुक्त करना होगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्लेटो स्त्रियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार संरक्षक वर्ग की स्त्रियों को दिलाने के साथ साथ तत्कालीन समय में जहां स्त्रियां सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, उनको उससे मुक्ति भी दिलाना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि आज 21वीं सदी में भी स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा समान नहीं हो पाई है और अभी भी नारीवादी आंदोलनों के जरिए स्त्रियों के समान राजनीतिक भागीदारी की आवाज़ उठती रहती है। यदि हम भारत में ही देखें तो हमारे यहाँ 33% स्त्रियों की भागीदारी संसद में होने की मांग होती रही है। तो आप यह सोच सकते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले प्लेटो का यह विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा। यदि आप उस समय के तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बात सोचें तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, यह जरूर है कि प्लेटो स्त्रियों की इस समानता को सिर्फ संरक्षक वर्ग तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन इससे इस सिद्धांत की मौलिकता को तत्कालीन समय के हिसाब से कम नहीं कहा जा सकता। प्लेटो एक सामूहिक परिवार की कल्पना संरक्षक वर्ग के लिए करते हैं, अर्थात संरक्षक वर्ग स्त्री और पुरुषों से बना हुआ एक ऐसा परिवार जिसमें कोई किसी का पति या पत्नी नहीं होगा। बच्चे राज्य के लिए पैदा किए जाएंगे तथा जन्म के बाद उनका पालन पोषण भी राज्य करेगा, जिससे माता पिता को न तो अपने बच्चों का आभास रहे, न तो बच्चों को अपने माता पिता का। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्लेटो संरक्षक वर्ग से पारिवारिक स्नेह व प्रेम की भावना को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि संरक्षक वर्ग अपने कर्तव्य से निजी स्वार्थ के कारण विमुख ना हो जाए। संक्षेप में
आप कह सकते हैं कि संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति व निजी परिवार का निषेध करते हैं, अर्थात ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसी से मैंने शुरुआत भी किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरू में ही इस मुहावरे का प्रयोग क्यों किया था। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान समय में साम्यवाद तथा प्लेटो का साम्यवाद एक ही है? तो नहीं। जहाँ प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, वहीं आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है। दूसरी तरफ प्लेटो का साम्यवाद समाज के संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद पूरे समाज पर लागू होता है। प्लेटो समाज या राज्य में अंतर नहीं करते हैं, अतः आप यह नहीं कह सकते कि राज्य विहीन समाज की संकल्पना उनके सिद्धांत का हिस्सा है या नहीं है, बल्कि वह तो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अपने सारे सिद्धांत देते हैं। जबकि आधुनिक साम्यवाद एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। बस इतना ही था प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। यदि आप प्लेटो के पिछले सभी भाग देख चुके हैं, तो अब आप तैयार हैं कि आप आदर्श राज्य की संकल्पना को समझ सकें। तो कल हम लोग अगले और प्लेटो के अंतिम भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे तथा प्लेटो के सिद्धांतों की कुछ प्रमुख आलोचनाओं की भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।